लुक लिसन फील। ओके अब हम मान के चलते हैं कि इतनी ब्रीदिंग नहीं है तो हमें कंप्रेशन शुरू करना है। कंप्रेशन का रेट जो है हम 30 कंप्रेशन के बाद एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। ये रोप लॉन्चर है। अच्छा रोप लॉन्चर। अच्छा आपने किसी को रेस्क्यू करना है, कोई डिस्टेंस 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ से रेस्क्यू करना, तो इसके इससे हम गन शॉट की तरह इसको इसमें रोप बांध के अच्छा पहुँचा देंगे। ठीक है, फिर वो रोप चेंज करके रोल करके दूसरी रोप वहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो वहाँ पे नॉट लगा के ओके फिर उसको खींच लेंगे। गेम में हम बच्चों को प्रिपेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं कि अगर डिफरेंट जो हज़ार्ड है वो होता है, डिफरेंट डिजास्टर्स आते हैं, जैसे मान लो भूकंप आया तो आपने कहीं भी अपना भी घर बनाते हुए देखा होगा तो ये इस तरह से नहीं कॉलम खड़े रहते हैं जी सर, ये फ्लैट रहते हैं। हाँ जी, है ना जी। और आपने एंगल बने हुए देखे होंगे, एंगल इस तरह से नहीं होती 90 डिग्री। We are a GIS company, a global leader in GIS, and we have a flagship product called ArcGIS. करते हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सेटअप करते हैं। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस में यही सारे सेंसर्स हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस स्टेशन के ऊपर इनकॉर्पोरेट करते हैं एज पर WMO स्टैंडर्ड्स। ओके। तो होता क्या है कि जैसे हम WMO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रेन गेज है, जैसे ये हमारा देखो, ये ORG का ऑटोमेटिक वर्जन है। ओके, ये तो ऑर्डिनरी था, सिंपल था कि पानी कलेक्ट होता है, आप इसको मेजरिंग फ्लास्क से इसको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई सिकंदर सिंह और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक खास और अहम जानकारी जो आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। और यहाँ रिज के ऊपर लग गई है राजा वीरभद्र सिंह की मूर्ति, जो प्रतिमा उनकी लगनी थी, जो हिमाचल के जो राजा थे वीरभद्र सिंह, और आधुनिक हिमाचल के निर्माता भी इनको कहा जाता है। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक पे जो आज का वीडियो है। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी ब्रीथ बंद हो जाती है, हार्ट पंप करना बंद कर रहा है, तो आप फर्स्टली उसका क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पूरी CPR करते समय कि थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें ब्रीदिंग चेक करनी आनी चाहिए जी। ब्रीदिंग चेक करने के लिए आप उसका सारा का सारा एयरवेज वगैरह, एयरवेज को भी देखेंगे। ठीक है सर। एयरवेज में कोई किसी तरह का वो टॉकिंग वगैरह तो नहीं हुआ है, वहाँ से निकालेंगे। और एक हमारा एक मेथड होता है इसमें लुक लिसन फील का, इस तरह से हाथ रखेंगे बॉडी के ऊपर। जी सर। लुक लिसन फील। ओके। अगर आपको इससे फील हो जाएगा तो पेट में ऊपर नीचे रहेगा कि इसमें ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हम मान के चलते हैं कि इतनी ब्रीदिंग नहीं है तो हमें कंप्रेशन शुरू करना है। कंप्रेशन का रेट जो है हम 30 कंप्रेशन के बाद एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे। ओके सर। इस तरह से जो हम इस प्रोसेस को चलाएंगे until the patient get जब तक ये ठीक ना हो। जी सर। ये सारा प्रोसेस करते रहेंगे। ओके। और या तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, ठीक है सर, तब तक हमारे को कंप्रेशन वाले को ओके पार्ट को करते ही रहना है। जी सर। और इसके बाद उसको हैंड ओवर करना है
मतलब वो भी एक्सपर्ट होगा जी सर। उसके ओके सर, इसमें जैसे अपने जब इसको पंप करना है तो इसमें जो अपना जो हैंड अपने यूज करते हैं डोमिनेटिंग है, उस डोमिनेटिंग हैंड को नीचे, जो आपका वो नीचे रहेगा, ठीक है, वो नीचे रहेगा। और जिसमें ज्यादा पावर वो नीचे रहेगा, और दूसरे से इस तरह से उसको हम वो करेंगे। जी, इसमें सर आप जैसे डेमोन्स्ट्रेशन दे दोगे एक बार? डेमोन्स्ट्रेशन वैसे तो टेबल में इसका होता नहीं, मैं जो बताना चाह रहा था आपको जी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम एडल्ट को जब सीपीआर देंगे, किसी बड़े आदमी को सीपीआर देंगे, तो उसमें जो हमारे जो गाइडलाइंस है, हमारे जो अपडेट आया है रेड क्रॉस की, जो हमारे फर्स्ट एड का सीपीआर का जो न्यू अपडेट है, उसमें 2 से 2.5 इंच के बीच में जो हमारे चेस्ट को कंप्रेस करना पड़ता है। अच्छा, अडल्ट में 2 से 2.5 इंच के 2 से 2.5 इंच के करीब हमको करना पड़ता है। ठीक है, हाथ देना भी हमको जब सीपीआर जब भी हमने अप्लाई करना है, ये हार्ड सरफेस में होगा। हाँ, मतलब नीचे जमीन पे लिटा के, ठीक है, मतलब किसी ऊंची जगह पे अपने नहीं रख सकते टेबल वगैरह पे। ऊपर रख के होगा भी नहीं। अच्छा, होगा नहीं, क्योंकि कंप्रेशन हाँ, पड़ेगा ना पूरा बॉडी का वेट पूरा जाएगी नहीं अंदर जी। और हम जैसे 2-2.5 इंच की हम बात कर रहे हैं, तो पूरा उसके लिए हमारा बॉडी वेट भी पूरा पड़ता है जब हम उसको कंप्रेस करते हैं जी। और उसके बाद फिर उठेगी। ओके सर। और लेकिन हमारे को अगर किसी आदमी को इसको हमको अगर इसके लंग्स वगैरह को हमको चालू करना है जी, तो इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। ओके, इसमें जैसे आपने बताया 30 पंप पुश पंप करने के बाद और एक आर्टिफिशियल ब्रीथ, नोज भी नहीं, नोज को बंद करके, नोज को बंद करके, या इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कपड़ा रख सकते हैं। अगर प्रेजल्टी आपको बाहर मिल रही है, आपके कोई अवेलेबल रिसोर्स ही नहीं है, लेकिन बाहर सब क्या होता है, साफ हैंकी है, उसको रखा जी सर, देना चाहते हैं जी सर। अगर आप नहीं, कई बार हमारे को भी होता है कि जो बाहर पेशेंट है, हमारा नहीं पता उसकी हेल्थ की पोजीशन क्या है जी सर, कोई इसको सांस ब्रीदिंग वगैरह का भी होता है कि किसी तरह इशू हो तो हाँ जी। क्या करेंगे। ओके ओके ओके, तो इसमें क्या करते हैं, या तो हैंकी रखते हैं, अगर नहीं भी करना तो आप कंप्रेशन तभी जारी रखें, कंप्रेशन दो। ओके, अनटिल द एम्बुलेंस। ओके सर। इसमें जो सही प्रोसेस है उसमें 30 पंप हो गए और उसके बाद एक आर्टिफिशियल ब्रीथ और फिर कंप्रेशन कंटिन्यूटी में रहेगा। और इसमें जब आप थक भी जाते हैं तो किसी और आदमी की हेल्प ले सकते हैं। और इसमें 1 मिनट में आपने बताया कि 120 टाइम पुश वो पंप करना है, कंप्रेशन दे देंगे, और तब तक करना जब तक उसका हार्ट पंप ना करने लगे। हाँ, जब तक मतलब उसका हार्ट जो है जब तक चलना शुरू ना हो, आराम ना हो, वो आपको जब लग ही जाएगा पता। ओके ओके, जो करते समय आपकी पूरी आप उसकी फेस की ओर रखेंगे, चेहरे को पूरा पता लगता रहेगा आपको किसके अंदर कुछ मूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, और उसके बाद उसको रिकवरी पोजीशन में डाल के जी, जब एम्बुलेंस में आती है उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया उसको। हैंडओवर तो एक्सपर्ट के पास ही करना है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। मैम यहाँ पे ऐसे क्या किस चीज का बारे में बता रहे हैं? जी, इस गेम में हम बच्चों को प्रिपेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं कि अगर डिफरेंट जो हज़ार्ड है वो होता है, डिफरेंट डिजास्टर्स आते हैं, जैसे मान लो भूकंप आया तो आप बिल्डिंग में अपने आप को अपना हेड कवर करने के लिए आप ड्रॉप होंगे, फिर अपने आप को कवर करेंगे और फिर जब शिवरिंग जो है वो बंद हो जाएगी उसके बाद आप बाहर निकलेंगे। तो इसलिए वो अपने हेड को कवर करते हैं जब अर्थक्वेक आता है। तो ऐसे ही हम उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करते हैं इन द सेंस कि अगर लाइट जा रही है जी, और कुछ भी आप देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आप किसी भी जो ब्लाइंड पर्सन है उसको कैसे गाइड करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग है ये कि कैसे आप इवैक्यूएशन जो है वो अपना प्लान कर सकते हैं। जी, जैसे ये बच्चा अभी इसके आंखों में पट्टी बांधी हुई है तो ये ब्लाइंड उसके लिए या रात के समय कैसे बचेगा बच्चा? जी, इन द सेंस कि लाइट चली जाए तो भी, और जो दूसरा बच्चा उसे गाइड कर रहा है तो अगर किसी ब्लाइंड पर्सन को उन्हें गाइड करना पड़े तो वो कैसे गाइड? ओके मैम, अभी जैसे इसको वो चेयर पे किस लिए चढ़ा रहे हैं? जी, वो इंडिकेशन है कि फ्लड का, फ्लड का, फ्लड आती है तो फिर आप उसको मतलब उसमें आपको वैसे तो नहीं जाना है, तो जो नीचे फ्लड आ रही है तो आप उसको पार कर रहे हो। अच्छा, ऊपर से मतलब हाइट से पार करना उसको। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अपना टाटा स्टील का फेंसिंग है, ये हाई टेंशन वायर। ओके, इसका नाम नॉटेड फेंस है। ये आपको एक बंडल में 100 फीट एरिया कवर करता है। एक बंडल में 100 फीट एरिया कवर। और ये लगाई किस लिए जाती है सर? ये फेंसिंग प्रोडक्ट है। ओके, मतलब लॉन्स में लगाते हैं लोग, या आपका कोई एरिया कवर करना है। अच्छा, वैसे ही सेफ्टी के लिए जानवरों से या? ओके ओके, हाँ जी, ठीक है सर। और जो ऐसे पत्थर्स को रोकने के लिए स्टोन्स को जहाँ डंगे मिल गए वो कौन से थे? वो हमारा फीड बॉल अलग से रहता है, ये चेन लिंक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, चेन लिंक के नाम से। हाँ जी, ये फेंसिंग पे भी यूज होता है और फीड बॉल में भी यूज होता है। ओके 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 सर। बाकी बहुत सारे हमारे ये 3D बेल्ट में से ये अपना उसमें डेकोरेशन और नहीं, ये फेंसिंग आइटम्स है। ये सेम प्रोडक्ट है। ठीक है सर। नॉटेड फेंस है
ये इस तरह से और इनकी कॉस्टिंग क्या रहती है बंडल ये के? कॉस्टिंग रहती है आपका जो ये कस्टमर प्राइस रहता है इसका 6500 है 6500 100 फीट का। 100 फीट। ओके, हाइट कितनी सर इसकी? 4 फीट। 4 फीट ऊंची है। ओके, और इसके बारे में थोड़ा बता देंगे सर, ये कॉलम है? ये कॉलम ये ओके। जैसे आप घर के लिए अपना फाउंडेशन तैयार करते हैं घर के लिए जो, हाँ जी हाँ जी, तो ये किस तरह से हम आज तक आपने देखा होगा कहीं भी अपना भी घर बनाते हुए देखा होगा तो ये इस तरह से नहीं कॉलम खड़े रहते हैं। जी सर, ये फ्लैट रहते हैं, हाँ जी, है ना जी। और आपने एंगल बने हुए देखे होंगे, एंगल इस तरह से नहीं होते, 90 डिग्री में नहीं होता। ओके। हम 90 डिग्री में होता है, ये इस तरह से नहीं होता बना हुआ। वो ऐसे मतलब घुमा के फोल्ड कर देते हैं ना? वो घुमा के फोल्ड नहीं करते, वो सीधे रहते हैं, सीधे, यहाँ पे सीधे क्लिप कर रहते देते हैं, हैं। यहाँ पे भी क्लिप कर हाँ, देते हैं। तारों से क्लिप हाँ, करते हैं। हमारा देखो टाटा स्टील का देखो इधर से रहता है, ये इसलिए रहता है क्योंकि जब हम इसमें अपना वो डालते हैं सीमेंट मटेरियल मटेरियल डालते तो हैं, इसमें हो जाए ताकि मतलब जब पकड़ बन जाए, मजबूती बन जाए। भूकंप जब आता है तो इसमें ज्यादा लोड आता है। और लोड आता है तो ये इसमें मजबूती आ जाती है। ओके, मतलब इसको जो अपने जो पहले यूज करते हैं गांव में जो देसी मिस्त्री, बिल्कुल। वो इसको ऐसे मतलब सीधा करके सीधा बनाते करके हैं। बनाते हैं। इसको ऐसे नहीं बनाना, At least इसको अभी भी ये सीधा करके बनाते हैं। जी सर, इसलिए हमने इसको लगाया कि एजुकेट करने के लिए लोगों को कि इस तरह से लोग अवेयर हो जाए। जी ये तो बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। और साथ में ये जब आप देखोगे नीचे से ये सीधा फ्लैट रहता है, जी सर, ये फ्लैट ये वाले हाँ जी, सीधे फ्लैट रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि जब आपने आजकल लोग 2-2, 3-3 मंजिल बनाते हैं जी, तो ये इसमें प्रेशर डलता है, बिल्कुल सर। प्रेशर डलता है तो ये इसमें पकड़ रहती है ओके, है ना जी। हाँ जी। इसलिए इसको खड़ा किया हुआ है। जी सर, नहीं तो अगर फ्लैट है तो ये फाड़ देता है नीचे से। बिल्कुल 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 सेम ही सर, उसमें भी हाँ, सेम ही है। same है। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर आज। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, आप इसके बारे में थोड़ा गाइड कर सकते हैं मुझे अपने स्टॉल के बारे में? We are a GIS company, a global leader in GIS, and we have a flagship product called ArcGIS. इसको you can use for mapping, analysis, visualization, data को collect करके collate करना, उसके बाद उसको web पे ले जाके applications बनाना, एक beautiful aesthetic way में present करना and share करना. And this is very important for disaster. So for real time monitoring करना चीज़ों की, risk management, risk assessment होना, ये सब चीज़ों के लिए this software can be used. So that's it. ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अपने बढ़िया सर, अपनी ये स्टॉल आज किस चीज की जानकारी के लिए लगाई गई है? एक्चुअली सर ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, उसके लिए है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वेदर के लिए जो फोरकास्टिंग और वार्निंग वगैरह जारी हम करते हैं उसके लिए है ये। जी सर। और हमने यहाँ पे जो वेदर से रिलेटेड हमारा डेटा कलेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, वेदर इट इज मैनुअल और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। ओके। तो जैसे अब यहाँ पे हम बात करें, पहले मैनुअल के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये अपना विंड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए हम मैनुअल ऑब्जर्वेटरी में यूज करते हैं। ओके, विंड स्पीड के लिए? हाँ, इसको बोलते हैं अनिमोमीटर। ओके सर। तो जैसे विंड स्पीड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रीडिंग्स कुछ रहती है इसकी। जी। तो ये इसका हम एक बार रिकॉर्ड करते हैं, फिर 3 मिनट्स के लिए हम वेट करते हैं। आफ्टर 3 मिनट्स को फिर से हम देखते हैं, और जितना उसमें गैप होता है हम इतना ही विंड स्पीड मान के चलते हैं, इतना नॉटिकल माइल्स पर आवर इसकी विंड स्पीड है। ठीक है। उसके अलावा फिर आती है अपने पास विंड वेन, ओके, जो हमारे विंड डायरेक्शन के लिए होती है। विंड वेन कहते हैं इसे? विंड वेन बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। ओके। तो ये क्या होता है कि विंड की डायरेक्शन बताता है, और विंड की डायरेक्शन का मतलब है कि हमारे स्टेशंस पे या किसी भी पॉइंट पे जब हम विंड की डायरेक्शन बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे विंड किस डायरेक्शन से आ रही है। तो ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये जिस तरफ होता है ना, उस तरफ से विंड हमारी तरफ ओके होती है आ रही है। तरफ। ठीक है। तो ये डायरेक्शन हम बोलते हैं कि ये विंड की डायरेक्शन है। ठीक है सर। इसके बाद फिर अपने पास आते हैं सर ऑर्डिनरी रेन गेज। ऑर्डिनरी रेन गेज? हाँ, इसको ऑर्डिनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिंपल मैकेनिज्म है कि जो रेन होती है, ये एक रिंग होता है, ये वेल डिफाइंड डायमीटर का होता है जी। इसका एरिया होता है 200 मीटर जो mm स्क्वायर का। ठीक है। तो इस जो इसके थ्रू रेन कलेक्ट होती है, और इसके नीचे हम एक फ्लास्क लगाते हैं जिसकी कैपेसिटी 4 लीटर तक की होती है। ओके सर। ये सारा इस फनल के थ्रू इसमें पानी इकट्ठा होता है। ठीक है। तो
जो हमारी रेगुलर ऑब्जर्वेटरी होती है, जिसपे हम एवरी 3 आवर जाके फिर ये कंटेनर को निकालते हैं और इसमें से इसके अंदर पानी को डालते हैं। ओके। इसके ऊपर क्या होता है 0.2 की प्रेसिजन तक का मार्किंग होती है। इसमें जो भी आपके वाटर का लेवल जाता है, हम बोलते हैं कि इतने ही mm रेन है। सपोज करो कि इसमें से आया, इसमें 7 mm तक पानी गया, ठीक है, हम बोलते हैं कि इस टाइम पे पिछले 3 घंटे में 7 mm रेन हुई। ओके। तो ये जो रेगुलर हमारी ऑब्जर्वेटरी होती है उसमें हर 3 घंटे में। उसके अलावा हमने क्या कर रखा है कि स्टेट में बहुत सारी जगह पे सिर्फ वो कर रखा है कि सिंपल रेन गेज लगा रखी है, ठीक है। और हमने क्या रखा है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करके जो भी नियर बाई डिपार्टमेंट है उससे एक बंदा फॉर द पार्ट टाइम ऑब्जर्वेशन वहां से हमें ट्रेन करके उसको लगा रखा है जी। उनकी क्या ड्यूटी होती है कि वो डेली सुबह जाएंगे 8:30 बजे हमें सिर्फ रेन का डेटा देंगे, तो वो हमें 24 घंटे का डेटा देते हैं। तो 2 तरीके से हो गया, जो रेगुलर है वो 3 घंटे में, और जो पार्ट टाइम वाले हमारे ऑब्जर्वर्स हैं वो 24 घंटे नहीं, बट वो पार्ट टाइम इसलिए क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के लिए जस्ट वो हमारे को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें 24 घंटे के लिए। हाँ, इनकेस जब हैवी रेनफॉल होती है तब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन बिटवीन जाके भी ऑब्जर्वेशन ले लें, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल के चक्कर में इसके जैसे ओवरफ्लो होने के चांसेस रहते हैं जी, फिर वो एग्जैक्ट मेजर नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा रेन है तो हम उनको बोलते हैं कि आप 6 से 7 घंटे के बाद भी जाके एक बार इसको खाली करके मेजर करके रख लें, 24 घंटे में उसको एडअप करके बता देंगे कि कितना हो गया है। ये रेन गेज हो गया। उसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रखे हैं, सिंपल थर्मामीटर होते हैं। 4 टाइप के अपने पास रहते हैं। एक होता है जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर जो रहता है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर देता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा टेम्परेचर जिसका जो मरकरी बल्ब है वो ड्राई रहे, मतलब सिर्फ एयर का टेम्परेचर वो देता है जी। उसके बाद जो दूसरा रहता है उसको बोलते हैं वेट बल्ब, ठीक है वो ड्राई जैसा ही, लेकिन हम क्या करते हैं उसके जो मरकरी का बल्ब जो है उसके ऊपर एक मसलिन क्लॉथ को बांध देते हैं और उसको थ्रेड से अटैच करके और उस थ्रेड को किसी पानी के जैसे किसी बोतल वगैरह में डिप करके रख देते हैं और कैपिलरी एक्शन से पानी उसमें जाता रहता है। उस थ्रेड को उसको जो क्लॉथ है वो मसलिन क्लॉथ उसको मॉइस्ट रखता है, जिसकी वजह से उसका मरकरी का जो बल्ब है वो मॉइस्ट रहता है और जो टेम्परेचर देगा उस टाइम पे वो मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर देगा उस टाइम पे। तो 2 तरीके के टेम्परेचर हो गए हमारे पास, एक ड्राई बल्ब एक वेट बल्ब। दोनों के मेजरमेंट से हमारे पास क्या रहता है, एक हाइग्रोमेट्रिक टेबल होती है। तो हाइग्रोमेट्रिक टेबल में दोनों टेम्परेचर का डेटा नोट करते हुए हम ये देखते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और ड्यू पॉइंट क्या है। उसके अलावा हमारे पास 2 और टेम्परेचर रहते हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम टेम्परेचर जो हम रिपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम के लिए हमारे पास वैसे ही मरकरी का ही थर्मामीटर होता है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि बल्ब की साइड एक कोस्टिक जैसा कुछ रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मरकरी एक्सपैंड करता है तो फॉरवर्ड तो फ्लो कर सकता है, जिससे उसमें रीडिंग आगे की तरफ जा सकती है, लेकिन जब टेम्परेचर डिप करता है तो मरकरी के बैक फ्लो को वो जो कंस्ट्रिक्शन उसने बना रखी है वो उसके बैक फ्लो को रोकती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जब रेज करता है तो मरकरी रेज कर जाती है, टेम्परेचर जब डिप करता है तो मरकरी डिप नहीं कर पाती, डिप नहीं कर पाती। तो 24 घंटे में जितना भी रेज कर पाएगा वो उसी पे जाके रुक जाएगा, कम वो होगा नहीं। तो इसलिए हम जब मॉर्निंग में जाते हैं 8:30 बजे तो उस टाइम पे और इवनिंग में जो 5:30 बजे तो हमें ये पता चल जाता है कि मैक्सिमम क्या टेम्परेचर गया है। और सेम हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर होता है। मिनिमम टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, मरकरी की बजाय हम स्पिरिट यूज करते हैं उसके अंदर और उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक डंबल शेप का एक इंडिकेटर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं उसको। तो होता क्या है, जब टेम्परेचर डिप करता है तो स्पिरिट क्या करता है, उस इंडेक्स को नीचे की तरफ पुश करता है। तो इंडिकेशन जो है वो टेम्परेचर का नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब टेम्परेचर रेज करता है ना तो वो जो इंडेक्स है वो इस तरीके से डिजाइन रहता है कि स्पिरिट है ना उसको बाईपास कर जाता है। तो जब टेम्परेचर रेज करता है तब तो वो इंडेक्स को ऊपर की तरफ नहीं भेजता है, लेकिन जब वो डिप करता है तो नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरीके से मिनिमम टेम्परेचर का क्या होता है कि वो सिर्फ डिप करता जाएगा और सुबह जब हम देखेंगे तो रात को जितना डिप किया होगा वो वहीं पे अटका मिलेगा, क्योंकि वो दोबारा ऊपर जा नहीं सकता जब तक हम उसको फोर्सफुली छिटक के ऊपर तक उसको ना लेके जाएं। तो इस तरीके से हमारे पास 4 टाइप के टेम्परेचर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रेन का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, विंड का हो गया, एक हमारे पास आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आजकल पहले होता था हमारे पास मरकरी का, बट अब हमने उसको ऑब्सोलीट कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो डिजिटल बैरोमीटर ही अब हम यूज करते हैं और जिसकी स्केल होती है HPA। वो अपने पास अवेलेबल है, हेक्टा पास्कल। एक्चुअली वो इसमें लगा हुआ है सेंसर,
अगर हम देखें तो ठीक है तो ये भी डिजिटल ही है सेंसर, जो इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जी। और जो हमारे पास है वो भी, मतलब अब क्या है कि ऑटोमेटिक उस पे भी और मतलब मैनुअल ऑब्जर्वेटरी में भी ऑटोमेटिक पे ही हम आ गए हैं बैरोमीटर के लिए। अगर हम देखें तो ठीक है। जो मैनुअल सेटअप होता था मरकरी वाला वो हमने अब बंद कर दिया है। तो मैनुअल ऑब्जर्वेटरी में भी ऑटोमेटिक बैरोमीटर हम एक तरीके से ठीक है। जो मतलब डिजिटल बैरोमीटर हम बोलते हैं वो हम यूज कर रहे हैं। वो डायरेक्ट आपको एचपीए में यूनिट देता है, हेक्टा पास्कल में 1 एचपीए, मतलब जैसे जो 100 उसका हो गया ना मिलीबार का, तो वो हो गया। ठीक है। तो ये प्रेशर का हो गया। इसके अलावा बस जो मैनुअल में था जी। ये हमारा हो गया है। ओके। और ये बात सेम इसी चीज का जी। हमारे पास ऑटोमेटिक वर्जन भी है। ओके। तो हमने क्या कर रखा है, जैसे बहुत सारी ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पे हमारा बार बार मैनुअली जाना है, हमारा मैनुअली स्टाफ पोस्टेड नहीं है, तो उन एरियाज को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सेटअप करते हैं। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में यही सारे सेंसर्स हम क्या करते हैं, वहां पे उस स्टेशन के ऊपर इनकॉर्पोरेट करते हैं एज पर डब्ल्यूएमओ स्टैंडर्ड्स। ओके। तो होता क्या है कि जैसे हम डब्ल्यूएमओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रेन गेज है, जैसे ये हमारा देखो, ये ओआरजी का ऑटोमेटिक वर्जन है। ओके। ये तो ऑर्डिनरी था, सिंपल था कि पानी कलेक्ट होता है, आप इसको मेजरिंग फ्लास्क से इसको मेजर करते जी। हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ये इसके ऊपर ये ऐसे केस रखा होता है। ओके। और इसके अंदर से ये अगर आप देखोगे तो ये फनल टाइप ये हो गया है, ठीक है ना। है। इसके अंदर से ये जाएगा पानी और ये सारा पानी जाके इसके ऊपर से यहाँ से जाके, और ये जो बकेट बन रखे हैं जी। ये 17.5 सेंटीमीटर समथिंग इस तरीके का इनका रहता है। तो इसमें ये इस तरीके से कैलिब्रेटेड रहता है कि एवरी 0.5 mm के ऊपर ये एक टिप करता है। ओके। तो जैसे ही 0.5 mm जितनी रेन होती है तो ये टिप कर जाएगा। ठीक है। और ये ड्रेन आउट हो जाएगा और ये वाली बकेट आपके ऊपर आ जाएगी। ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट 0.5 के ऊपर ये टिप कर जाएगा। ओके। तो होता क्या है कि ये 0.5 ही रेन मेजर करता है, 0.5 ऐड करता जाएगा। ओके। तो जैसे 20 mm है तो ये 40 टाइम्स स्टेप करेगा, है ना। बट इसमें क्या रहता था अपने पास, इसमें अगर आप देखोगे मेजरिंग क्लास में, इसमें 0.2 तक की प्रेसिजन थी, लेकिन इसमें 0.5 तक की है। ओके। इसमें ये डिफरेंस है, मिनिमम 0.5। मिनिमम 0.5, उससे कम ये मेजर नहीं करेगा ना, ठीक है। जैसे उस तरीके से इसको 0.5 के बाद ही टिप कर पाएगा ये। ओके। तो ये हमारा टिपिंग बकेट रेन गेज हो गया, क्योंकि जो टिप करते हैं ये बकेट्स, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं टिपिंग बकेट रेन रेन गेज। गेज। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रेशर सेंसर मैंने आपको बता दिया, जो वो इसके अंदर ही यहाँ पे लगा होता है। जी सर। तो ये प्रेशर सेंसर भी अपनी एक वैल्यू देता है। उसके अलावा हमारे पास करीब हम 1.25 मीटर से लेकर 2 मीटर तक की हाइट के ऊपर ओके। जो हमारा लगाते हैं ATRH सेंसर। जैसे हमने वहाँ पे 4 थर्मोमीटर आपको बताए थे जी सर। मैनुअल वाले में, हाँ जी। इसमें ऑटोमेटिक में जो ये है ना, ये एक सेंसर है ओके। जो इस स्क्रीन के अंदर रहता है। जी। तो ये जो स्क्रीन है, जिसको हम मतलब अगर मैनुअल ऑब्जर्वेटरी देखेंगे तो स्टीवेंसन स्क्रीन बोलते हैं। जी। ये इस तरीके से डिजाइन रहती है कि इसके अंदर से हवा क्रॉस करे, बट धूप इस पे डायरेक्ट सेंसर के ऊपर नहीं लगेगी। देखो सेंसर इसके अंदर है, इस केस के अंदर है, धूप डायरेक्ट नहीं लगेगी, छांव का इस पे धूप छांव का असर नहीं आएगा, लेकिन हवा इसके फ्लो करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हवा का टेम्परेचर देगा। तो जो हवा का टेम्परेचर है, इनकेस अगर हम देखें तो वो उसकी वेरिएशन कम रहती है। लेकिन अगर आप सरफेस की देखो तो यहाँ पे जैसे छांव में सरफेस का कम रहेगा, वहां जाओगे तो ज्यादा रहेगा। तो डायरेक्ट अगर हम सेंसर को सरफेस पे रखते हैं तो सिर्फ धूप छांव से ही उसके टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकती है। उससे बचाने के लिए हम ऐसा केस यूज करते हैं ताकि सिर्फ हवा का दे। और हवा क्या करती है, ब्लो करती रहती है इनमें। तो विंड की वजह से क्या होता है, विंड का टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको लगभग वैसे ही हवा का टेम्परेचर फील कर रहा होगा जब आपको हवा टच करेगी। और वहां खड़े होंगे तो भी हवा का टेम्परेचर लगभग आपको फील कर रहा होगा, सेम जैसा कर रहा होगा। तो इसमें सर हाइट क्या रहती है मिनिमम लगाने की? इसको हम WMO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1.25 से लेके और 2 मीटर तक की हाइट के बीच में इसको हम प्लेस करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन के लिए ये है अल्ट्रासोनिक विंड सेंसर, जिसको हम बोलते हैं। इसको हम अराउंड 10 मीटर की हाइट पे रखते हैं। ओके, ये 10 मीटर की हाइट? हाँ, ये 10 मीटर की हाइट पे करीब रखते हैं। तो ये जो आपकी विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन है, अच्छा। ये दोनों चीजें ये अकेला ही इंस्ट्रूमेंट हमें दे देता है। ओके। इसके अंदर ये मैनुअल वाली मतलब यूज में नहीं, अभी ये या यूज में होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए अच्छा, है, ये automatic। मैनुअल के लिए ये है। ओके। अभी भी अगर कोई मैनुअल ऑब्जर्वेटरी आप देखेंगे तो वो यही मिलेंगी अभी, और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में जब भी आप जाएंगे तो ये वाली मिलेगी। ओके। तो ये टाइप के अकॉर्डिंग है। अगर ऑटोमेटिक स्टेशन है तो ये है, मैनुअल है तो ये है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। और ये अलग अलग सेंसर सारे हमारे, ये इनके इंटरफेस यहाँ पे जुड़े हुए हैं आके सबके। तो ये सारे ये डेटा लॉगर है
और सारे सेंसर्स अपनी जो उनकी रीडिंग्स हैं उनको इस डेटा लॉगर में लॉग करते हैं। हमारे पास एक मेमोरी कार्ड रहता है तो कंटिन्यूसली जो डेटा की रीडिंग्स हैं उनको लॉग करता रहता है। और हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसके अंदर सिम के थ्रू और सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू दो तरीके से हम यहाँ से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, हमारे पास एक मतलब CRS लैब पुणे में क्या है कि उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप कर रखी है जहाँ पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का डेटा हर 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो जब भी मतलब हर 15 मिनट के बाद आप जाएंगे उस साइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप जाके इसका डेटा देख सकते हैं। एवरी मिनट का डेटा भी रहता है इसके पास, लेकिन ये भेजता हर 15 मिनट के बाद ही है। और हमें मतलब इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं, आप 15 के 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, बट एज पर स्टैंडर्ड सारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये 15 मिनट के इंटरवल के ऊपर ही डेटा हमारा सेंड करते होते हैं। इसके नमस्कार सर। हाँ जी सर। सर हम SDRF तरफ से रिप्रेजेंट करने आए हैं। जो डिजास्टर में जो भी हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं हम उनके बारे में, हमारी ये डिस्प्ले लगी है उनके बारे में हम आपको ब्रीफ करेंगे कैसे हम इन इक्विपमेंट का यूज करके रेस्क्यू का जो काम है हमारा वो हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये टावर लाइट है। जी सर। इसका यूज करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, कहीं हमने नाइट ऑपरेशन करना है, कहीं दूर दराज की जगह है, जंगल में है, कहीं पे भी है, उस जगह में हम इसको कैरी करके पीठ पे ले जाते हैं। जो हमारी टावर लाइट है ये 10 घंटे इसका वर्किंग टाइम रहता है 2 बैटरी के साथ। अब इसको कम ज्यादा हम कर सकते हैं जैसे हमें हमारी नीड होती है ऑपरेशन में। अब उसके बाद हमारा सेकंड आता है SCBA जी, इसको बोलते हैं सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus। इसका यूज करते हैं CBRN का सिनेरियो रहेगा जो। CBRN का मतलब C से केमिकल, B से बायोलॉजी, R से रेडियोलॉजी, N से न्यूक्लियर। उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो एयर होती है वो कंटेमिनेटेड होती है। और तीसरा हमारा एक और होता है जो फायर का होता है, उसमें क्या है CO2 ज्यादा होती है तो ब्रीदिंग में हमें डिफिकल्टी होती है। उन सिनेरियो में हम इसको कैरी करते हैं हमारी जो रिस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। बाकी इसका जो वर्किंग टाइम रहता है वो 60 मिनट रहता है। बाकी वो इंडोरेंस पे डिपेंड करता है कि आप एक तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है, आप अगर फास्ट काम कर रहे हो तो 35 मिनट काम करेगा, अगर आप आराम से कर रहे हो तो 45 मिनट भी काम कर देगा। ये हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी रहती है जो उसका सांस लेने की जो प्रक्रिया रहती है। इसमें नेचुरल एयर रहती है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती। कि हम रेस्क्यूअर है, हमें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं होती जैसे पेशेंट को होती है, उसे प्योर ऑक्सीजन चाहिए। हम नेचुरल एयर से भी हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अगला रोप लॉन्चर। रोप लॉन्चर ये हमारा ग्रैपनील है। इसका रोप लॉन्चर का बेसिकली यूज करते हैं हम रिवर क्रॉसिंग जब हमने करनी हो, एक रिवर से हमने दूसरी तरफ जाना हो तो हम इसका यूज करते हैं। और इसका यूज करने का जो तरीका है, ग्रैपनील को हम बैरल में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हमारा बॉक्स में रोप रहती है। रोप को ग्रैपनील से अटैच करेंगे और उसके बाद 45 डिग्री पे आर्म पे रख के फायर करेंगे। तो ये ग्रैपनील है, दूसरी तरफ जाके जंगल में कहीं पे कोई पेड़ होगा, कोई पत्थर होगा, उसमें ही अपना ग्रिप बना लेगा, फंस जाएगा। तो हमारा रेस्क्यूअर एक पहाड़ से दूसरी तरफ जाएगा इस रस्सी की मदद से। तो सर जैसे इसमें रस्सी जो दिखाई दे रही है ये जैसे बहुत पतली है तो ये इससे हो रहा है। ये 300 kg का वेट है, एक रेस्क्यू का 300 kg का वेट आसानी से कैरी कर सकती है। अच्छा, मोस्टली इन केस हम ऐसा करते हैं कि दूसरी तरफ कोई ना कोई व्यक्ति होगा, इसके साथ हम अपनी मेन रोप को अटैच करके भेजते हैं। तो वो जो लोकल रहेगा वो नोट लगा के उसको टाई अप करेगा, फिर एक रेस्क्यूअर हमारा दूसरी तरफ जाएगा, फिर वो नोट को सुनिश्चित करेगा, अपने रेस्क्यू जो हमारी स्पेशल नोट होती है वो लगाएगा। उसके बाद हमारी पूरी टीम एक पहाड़ से दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है अगला कॉम्बिनेशन कटर कम स्प्रेडर। इसका यूज करते हैं जब दो गाड़ियों को जब एक्सीडेंट हो जाता है, वो आपस में फंस जाती है, उनको कट करने के लिए इसका काम करते हैं। या हमने उसको स्प्रेड करना या कट करना, क्योंकि अगर हम दूसरे कटिंग इक्विपमेंट का यूज करेंगे तो उसमें चिंगारी निकलेंगी। गाड़ियों में पेट्रोल होता है तो आग वो पकड़ लेगा आसानी से, तो इसमें कोई चिंगारी नहीं निकलेगी। ये आसानी से जो इसकी टीथ है उसको कट कर देगा। इसकी जो कटिंग कैपेसिटी रहती है वो 4200 kg रहती है, कटिंग जो उसकी टीथ की है। अगर हमें स्प्रेड करना है तो 5700 ये स्प्रेड इसकी जो कटिंग की स्प्रेड जो कैपेसिटी रहती है। और उसके बाद हमारा आ गया बार कटर। ये भी सेम उसी केस में यूज होता है जहां हमें चिंगारी हमें नहीं निकालने, जहां हमें खतरा है कि आग पकड़ लेगा। इसमें 20 mm का सरिया ये 6 सेकंड से आसानी से काट देगा, 6 सेकंड में। ये बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी लगती है इसमें। इसका मेन काम कटिंग पर्पस का है, सरिया का। अब
हमारा नेक्स्ट रेसिप्रोकेटिंग सॉ। जैसे हमारी आरी चलती है सेम वैसे ही हमारा काम करता है। जिसका ये है कि आगे पीछे रहेगा, इसमें ब्लेड लगाएंगे। अगर हमने लकड़ी काटनी है तो वुडन ब्लेड लगेगा, अगर मेटल काटना है तो मेटल ब्लेड लगेगा। इसका 250 SPM स्टॉक पर मिनट इसकी स्पीड रहती है। ठीक है। जहां हमारे बड़े इक्विपमेंट नहीं चलते, कन्फाइंड स्पेस है, उस जगह में हम इसका यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग सॉ का। नेक्स्ट हमारा कोर्डलेस ड्रिल। अब रेस्क्यू में होता है कि तारों अगर हम अंदर काम कर रहे हैं, हम हमारा एक इक्विपमेंट गया उसकी भी वायर है, दूसरा गया उसकी वायर है, तो उसमें उलझन हो जाती है कि कौन सी वायर किसकी है। हमारे ऐसे कुछ इक्विपमेंट हमारे कोरलेस है जो हमारे एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज कर देते हैं ना। इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का कोई इतना डर है कि तार ब्रेक हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, पावर ऑफ हो जाए। इसमें इससे आसानी से हम कोई ड्रिल करनी है, कोई होल करना है, या हमने कुछ स्पेस हमने चिपिंग करना है। जब बड़ी मशीनें होती है तोड़ने के लिए, अगर कोई छोटा टुकड़ा हमने तोड़ना है तो इससे वो भी कर दो। इसको बोलते हैं RHD, रोटरी हैमर ड्रिल। इसमें लाइट भी दे रखी है, अगर अंधेरा है किसी स्पेस में हम काम कर रहे हैं तो लाइट जल जाती है, तो आसानी से हम काम कर सकते हैं। ये भी हमारा बैटरी ऑपरेटेड रहता है। अब उसके बाद हमारा आ गया रोटरी रेस्क्यू सॉ। इससे हम किसी भी प्रकार की कटिंग को कर सकते हैं। अगर हमने मेटल कटिंग करनी है तो मेटल ब्लेड लगेगा, कंक्रीट कटिंग करनी है तो कंक्रीट ब्लेड लग जाएगा, वुडन कटिंग करनी है तो वुडन ब्लेड लग जाएगा। कंक्रीट आपका कैसा भी हो, हाई इंटेंसिटी का भी हो, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, ये आसानी से उसको कट कर देगा। इसकी जो डेप्थ रहती है वो 300 mm रहती है। इसकी जो स्पीड है, RPM रोटेशन है, वो 3700 RPM पर मिनट की रहती है। अब उसके हमारा आ गया डायमंड टिप चेनसॉ। इसका यूज करते हैं अगर हमने कोई दीवार है इसकी, क्योंकि RSI की डेप्थ कम रहती है, इसकी डेप्थ ज्यादा है। अगर हमने डेप्थ हमें ज्यादा चाहिए, सिर्फ कंक्रीट या ब्रिक की वॉल हो, सिर्फ ये उसी को काटेगा। अगर उसमें हैवी सरिया आ गया तो उसको एक कट नहीं कर पाएगा, टाइम लेगा पर करेगा, ज्यादा टाइम लेता है। इसका मेन पर्पस जो ब्लॉक होते हैं और ब्रिक की वॉल होती है, ये उनको आसानी से कट कर देता है। इसमें डायमंड लगे हैं, जो इसकी चेन है, इसको डायमंड टिप चेनसॉ बोलते हैं। ओके, इसमें चैन के ऊपर डायमंड इसमें है। ये पेट्रोल से चलता है इक्विपमेंट। थैंक यू। थैंक यू। ये हिमाचल फायर सर्विस के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है जो हाउस फिटिंग के काम आते हैं। जब हमें फायर फाइटिंग करनी होती है तो उस समय इनको प्रयोग में लाया जाता है जी। और ये टाइप ऑफ ब्रांचेस एंड नोजल होती है जिसको हम जिनका काम होता है कि जो पानी जो पंप से प्रेशर से आया होता है तो उसको वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करके वो आग पर फेंका जाता है। और ये फोम की ब्रांच है आपकी, अगर जैसे आग की तेलों की आग लगती है तो उन ब्रांचों का उपयोग करते हैं। तेल से आग लगेगा? तेलों की आग लगती है, पेट्रोल डीजल में आग लगेगी, उसकी आग लगती है तो हम इन ब्रांचों का उपयोग करते हैं। अच्छा सर, ये FD5X है और ये 10X है। उसका नाम जो स्पेसिफिक नेम है इनका, ये आपका रिवॉल्विंग हेड है। बेसमेंट में फायर हो जाती है जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं तो इसको हम हॉज में कनेक्ट करके, ये हॉज है हमारा पाइपलाइन जिसको बोलते हैं, उसमें कनेक्ट करके बेसमेंट में डाल देते हैं तो ये 360 डिग्री रोटेट होता है। ओके। और 45 एंगल पे इसकी जो नोजलें होती है वो लगी होती है। ये है आपका सेमी है, इसको भी हमने इसमें बड़े साइज का वाला। हाँ। और इसको डिवाइडिंग ब्रीचिंग है, जैसे हमें एक लाइन से 2 लाइन बनानी होती है आगे जी, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और 2 लाइन से 1 लाइन बनानी हो तो कलेक्टिंग ब्रीचिंग का प्रयोग करते हैं। कलेक्टिंग, ये वो ये वाली है ना? ये डिवाइडिंग है, ये कलेक्टिंग है। अच्छा, ये वाली कलेक्टिंग है। कलेक्टिंग है, ये 2 से 1 बनाते हैं। लगेगी पीछे आगे से एक ज्यादा दूर लगने के लिए सर, पीछे से प्रेशर कम आ रहा है जैसे आपका, ओके, तो उस समय फिर हम इसका यूज प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये कंट्रोल्ड है, इसको हम वन साइडेड भी कर सकते हैं ओके, और बोथ साइड भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें इस राइट साइड में चाहिए और पानी को राइट साइड से इसको बंद करके और लेफ्ट साइड बंद करके राइट साइड से पानी ले सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है। ओके। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। ए क्लास होती है जो साधारण आग होती है जी, जैसे कागज, कपड़ा, कोयला इत्यादि की जो आग होती है उस पर हम इसका प्रयोग करते हैं। बी क्लास में आती है आपकी तेलों की आग। तेल में आते हैं पेट्रोल, डीजल, वार्निश, पेंट्स इत्यादि वगैरह। उस तरह की आग हो तो
उस आग पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम टाइप इस्तेमाल करते हैं। और अगर गैसों की आग है, जैसे आपके घर में एलपीजी यूज करते हैं आप, तो एलपीजी में फायर हो जाए तो हम इसका एलपीजी या इलेक्ट्रिसिटी में फायर हो जाए तो CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और ये डी क्लास की फायर होती है, मेटल फायर भी होती है। अगर मेटल की फायर हो तो उस पर हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेटल की फायर कैसे सर? मेटल की फायर होती है इंडस्ट्री एरिया में होती है। अच्छा, maximum, और यहाँ पर बहुत कम होती है जी, इंडस्ट्री एरिया में। और इसमें फोम होता है, जो जैसे आपकी तेलों की आग लगती है तो हम इस सोल्यूशन को वाटर के साथ मिक्स कर उस आग पर फेंकते हैं। व्हाइट कलर का ना सर? हाँ जी, हाँ जी, व्हाइट कलर का झाग के रूप में यूज किया जाता है इसको। उसमें ज्यादातर केमिकल क्या रिएक्शन होता होगा सर? उसका ऐसा होता है कि वो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कट कर देता है। वो हल्का होने के कारण पानी के ऊपर मतलब नहीं सर, केमिकल कौन सा होगा उसमें? जो होता है एक्वास्फियरियन फॉर्म होता है इसका। ये 4-5 प्रकार के फॉर्म होते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ये ट्रायंगल ऑफ फायर है, मतलब इसका जो दर्शाना है आपका, जो तीन एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो फायर प्रोड्यूस होती है। जैसे ऑक्सीजन, हीट और बर्निंग मटेरियल, जब ये तीनों चीजें आपस में मिलेगी तो क्या होगा, फायर प्रोड्यूस होती है। अगर इनमें से कोई एक भी अगर कोई एलिमेंट मिस हो जाए तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। ओके, मतलब इन ये तीन जो इसमें हो रहे हैं, इनमें एक भी बंद हो जाए तो आग बुझ जाएगी। आग बुझ जाएगी। तो इन जो एक्सटिंग्विशर का काम यही काम होता है जी। ये इनमें से एक एलिमेंट को खत्म कर देगा, या ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा, या हीट को, जैसे वाटर वाला है तो हीट को रिड्यूस कर देगा। और जो बर्निंग मटेरियल है आपका, इसका मेथड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं जी। स्मूदरिंग, स्टारवेशन और कूलिंग मेथड। कूलिंग में हम ठंडा करके उस आग को बुझाते हैं। स्टारवेशन में हम बर्निंग मटेरियल को अलग करके करते हैं। और स्मूदरिंग में हम जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको कट कर देते हैं, जैसे फोम वगैरह का उसका यूज करके उसके ऊपर झाग के रूप में जब तैरेगा तो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट होकर आगे जो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। और सर जैसे अपने घर की सेफ्टी के लिए पर्सनल अगर घर पे रखते हैं तो आप CO2 का यूज कर सकते हैं। अच्छा, CO2 ये बेस्ट रहता है। ये बेस्ट रहता है। ये आपके जैसे LPG की घरों में LPG और शॉर्ट सर्किट के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे सर मैंने जो घर में रखा है उसमें व्हाइट पाउडर वाला है, तो वो काम का नहीं है? वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। ओके ओके ओके, ये वाला रखा है। अच्छा ये वाला है। जी जी। ये ड्राई पाउडर वैसे किसमें आपने बताया सर में? ये भी इसमें से इलेक्ट्रिक में अच्छा, इलेक्ट्रिक और आयरन में ना। अब मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहिए घर के लिए। CO2 इसमें आप छोटा भी ले सकते हैं आप, इसमें छोटे में भी आता है, 2 kg में भी आता है, ये 4.5 kg में है। ओके ओके, इसकी कैपेसिटी है। और सर जैसे 2 kg का लेना हो तो ये कहाँ से मिलेगा? ये प्राइवेट वेंडर होते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोचर साहब है, पार्क क्लीनिंग है, मोहम्मद शाह है। और ये 2-3 और रिफिल भी हो जाते हैं सर? रिफिल भी हो जाती है, इसके ऊपर ये रिफिल करना पड़ता है। ठीक है, ओके। और ये है आपका एयर लिफ्टिंग बैग। सुनो बेटा सुनो। एयर लिफ्टिंग बैग होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसके अंदर कोई व्यक्ति दब गया है, आपके गाड़ी के नीचे मान लो व्यक्ति दब गया है तो उसे बाहर निकालना है, तो इसको हम इंसर्ट करके इसकी जगह बना के, इतनी सी जगह बना के उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और इसको जो एयर सिलेंडर द्वारा कनेक्ट करके फिर इसको इसमें एयर भर के उस भारी वस्तु को हम उठाते हैं और जो व्यक्ति जो अंदर फंसा है उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर लेते हैं आसानी से। ये हमारे स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर जो आपको पता ही है। अच्छा, ये स्ट्रेचर है, कैजुअलिटी उठाने के काम आते हैं। ये PP किट होती है हमारी, पर्सनल प्रोटेक्टिव सूट होता है, इस सूट के साथ यूज होता है। ये हमारे प्रॉक्सिमिटी सूट, तो जब भी हमें कोई बड़ा या कोई ऐसा इमरजेंसी वाला रेस्क्यू करना होता है तो इस किट को हम पहन के अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिर रेस्क्यू करते हैं। और सर जैसे हेलमेट, ये हेलमेट हमारा सेफ्टी गियर है, ऊपर से कोई भारी वस्तु हमारे सिर पे कोई चोट वगैरह ना आए तो इस हेलमेट का भी हम फायर फाइटिंग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सर जैसे रेड कलर और इसमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। वैसा कुछ नहीं। ये दोनों का पर्पस एक ही है। ठीक है सर। ये बोल्ट कटर है, जैसे हमें रात को कहीं आग लगी है मान लो दुकान में, हमें ताले वगैरह काटने हैं जी सर, तो हम इसका यूज करके ताले काट के फिर वहाँ पर फाइटिंग करते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम हमारे को प्रॉब्लम आती है क्योंकि रात में कोई दुकान पे तो होगा नहीं जी सर। और ये हमारा BA सेट जी, जब हमें धुएं वाले कमरे में रेस्क्यू करना है, जहाँ मान लो धुआं है और अंदर आपका कोई व्यक्ति फंसा हुआ है या घायल अवस्था में है, उसे हमें बाहर निकालना है, तो हम इसको पहन के, इसका जो वर्किंग ड्यूरेशन होती है 35 मिनट से 45 मिनट तक होती है,
और जब इसको 10 मिनट रहे तो इसमें वार्निंग विसल बजना शुरू हो जाती है कि आप अपनी सेफ जगह पे निकल जाओ। और सर इसमें जैसे ऑक्सीजन होती है नॉर्मल एयर नॉर्मल एटमोस्फेयर से जो हम भरते हैं कंप्रेशर द्वारा भरी जाती है। जी। ये कॉम्बिनेटिव है, ये कटिंग का काम करता है। ये भी इस तरह जैसे कटिंग है, बोट कटिंग है, तो ये भी कटिंग का काम हाइड्रोलिक है। ओके। और ये चेन सा है, आपको बोतल वगैरह कहीं रास्ते में काटना हो, कोई पेड़ वगैरह गिर गया हो, आपका रास्ता ब्लॉक हो गया हो जाती बार, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। ये रोटरी सा है, ये 3 वर्क करता है। ये RCC का काम भी करेगा, आयरन भी काटेगा और वुडन भी काटेगा। आयरन, RCC और वुडन, हाँ जी, तीनों काटेगा। ये लाइफ जैकेट है, तो पानी जब डूब गया है तो उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जी पानी के लिए मेन चीज सिर्फ हिंदी है ना। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी नमस्कार मैम। अच्छा, ये एग्जीबिशन सर मतलब हर साल ही लगता है, ये समर्थ फलों की तरफ से लगता है। ओके। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनतम दिवस के रूप में मनाया जाता है ये। जी। ठीक है, तो इसमें हम अपने अपने इक्विपमेंट्स सर जो हम डिजास्टर में यूज करते हैं ना, वो वाली चीज लगाते हैं हम इसमें यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए, कि जो मतलब कि लोग इसको देख भी सके और इसका मतलब कि यूज का भी पता हो लोगों को। हाँ जी सर। ओके मैम, थोड़ा जानकारी देंगे आप प्रोडक्ट्स के बारे में? जी सर, ये हमारे पास टेम्पोन्स है सर, इनको हम शूज में इस तरह से अटैच करते हैं ताकि मतलब स्नो में चल सके। स्नो में चलेंगे, ठीक है। फिसलते नहीं है। और ये हमारे पास गेटर है, जैसे बाई चांस स्नो वगैरह हमारे पाँव के अंदर घुस जाता है, फिर ठंड फूल लग जाती है, जूतों में घुसने से रोकना। हाँ जी, रोक लेता है ये हमारा वाटर बोतल होता है सर, और ये स्लीपिंग बैग होता है। ओके, ये कितना टेम्परेचर माइनस चला जाता है? ये मतलब -20-30। हाँ जी, ओके। यूज हो जाता है। और ये सर वाल कलावा है, जी। ये जैसे मंकी कैप होता है ना, ओके। इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं। जी। ये हमारे पास स्नो ग्लव्स होते हैं सर, जी। इनको हम स्नो में यूज करते हैं। ओके मैम। हाँ जी। और ये स्नो शावल होता है सर, स्नो शावर, हाँ जी, स्नो हटाने के लिए। स्नो हटाने के लिए, जी सर। और ये वॉकी टॉकी है, ये हम आपस में कम्युनिकेशन के लिए रखते हैं सर इसको। जी। और ये हमारे पास आइस एक्स बोलते हैं इसको, आइस वगैरह मतलब खोदने के लिए उसमें, और या फिर जैसे हम क्लाइंबिंग करते हैं ना, तो उसमें इस तरह से इसको इस तरह से फंसाते हैं, फिर इसके सामने से ऊपर को चढ़ते हैं सर। और ये आइस एक्स भी हैम्बर है, और ये आइस एक्स है सर। ओके। और ये इमरजेंसी स्लीपिंग बैग है सर, ये emergency sleeping bag। यूज एंड थ्रो वाला ही होता है, Okay। एक बार ही यूज कर सकते हैं इसको। ओके। ये सर्वाइकल किट है, इसमें हमारा मतलब कि फर्स्ट एड वगैरह की एंट्री होता है। हाँ जी सर, First अंदर aid वगैरह? अंदर, हाँ जी। इसमें वैसे क्या दिखा सकते हैं आप अंदर से क्या ये होता है उसमें? इसमें मतलब कुछ होता है सामान ये। ओके, फर्स्ट एड ये- किट होती है हाँ जी, सारी। जैसे फर्स्ट एड किट है वही है सर। ओके, सर्वाइवल किट होगी मैम। जी सर, जी। survival kit है। और ये हमारे पास हैंड वार्मर है सर, ओके। मतलब कि इससे हाथ गर्म हो जाते हैं। ये भी सिंगल टाइम यूज के लिए होता है हाँ जी। या इसको? नहीं, इसको नहीं सर, इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, ओके, इस तरह से होता है। ठीक है। और ये हमारा क्या बोलते हैं, गैस बर्नर है जी, इसमें खाना वगैरह बनाने के लिए कुक कुछ। कर सकते हैं। ओके। ये और ये कुकिंग वेयर भी है जी। जैसे। और ये एवलॉन हुआ है, क्या बोलते हैं, एवलॉन्च प्रोब है, ओके, मतलब इसको इससे हम स्नो का पता लगा सकते हैं कि भी कितना गहरा है। कितना गहरा जी मतलब सर। इसको, ठीक है। और ये वाला हमारा वाटर से रिलेटेड है सर सामान। ओके, ये ड्राइविंग क्वेश्चन। फिन्स है, जी। जब डीप ड्राइव वगैरह करते हैं उसमें काम आता है, मतलब स्विमिंग में ये हमारी हेल्प करता है। ये फुट फिन्स है, ये हैंड फिन्स है। और ये स्नॉर्कल है सर, मतलब जब हम डीप डाइव करते हैं तो उसमें काम करता है। ठीक है। और ये किक बोर्ड है सर, ओके। ये भी स्विमिंग के लिए ही काम आता है। जी। और ये हेलमेट है फाइबर वाला, इसमें अंदर फाइबर होता है। ओके, या उधर से। और ये सर हम वाटर में ही इसका यूज करते हैं। ये क्या चीज़ है? वाटर लाइन, अच्छा रोप है। वाटर लाइन है ये, ओके। मतलब उसी में यूज करते हैं हम इसको। ओके। मतलब ये डूबता नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये मतलब ये उसी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर ही तैरता है। और ये पानी में जाने से पहले स्विमिंग सूट हो गया, ठीक है। और ये सर वाटर बॉटल है,
और ये ईयरमफ है, जैसे हम कहीं पे शोर में काम करते हैं ना सर, तो उस टाइम हम इसको कान में लगाते हैं, तो मतलब हमारे कानों को प्रोटेक्ट करता है। ये पेयर शेप कैराबिनर है, अलग अलग टाइप के कैराबिनर है, अलग अलग चल सकते हैं सर। ये हमारा, इसको जुमार बोलते हैं सर जी, असेंडर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, और जुमार भी होता है। जैसे हमने कहीं पे क्लाइंब करना है तो रोप में इसको अटैच करके फिर इससे क्लाइंब करते हैं, इससे ये वापस नहीं आते हम लोग। अच्छा, मतलब इसको ये वो करने की जरूरत नहीं होती है कहीं पे, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि रोकने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम अपना पूरा वजन इस पे डाल सकते हैं, तो ये वापस हमारे को खिसकने नहीं देगा सर। असेंडर बोलते हैं इसको। और ये हमारा सीट हार्नेस है सर, मतलब जब हमने क्लाइंब करना है उस टाइम काम आता है, डिसेंडिंग के लिए भी और असेंडिंग के लिए भी। ये रैपलिंग ग्लव्स है, हम कोई भी वर्क करते हैं सर पीपी किट में आता है ये हमारे। जब भी हमने कुछ भी रोप वगैरह कसना है तो हम डायरेक्ट अपने हाथों से नहीं कर सकते सर, इसका यूज करते हैं सर। ये फुल बॉडी हार्नेस है, जब भी हमने किसी रेस्क्यूअर को अपने साथ लेके आना है सर, उस टाइम हमें रेस्क्यूअर को, सॉरी विक्टिम को अपने साथ लाएंगे तो उस टाइम हम इसका यूज करेंगे सर। ये बाइनोकुलर है सर, इसका तो यूज पता ही है। और बाकी ये हमारे पास डबल स्टॉप डिसेंडर है सर, ये डबल लॉक करता है सर। जब हमने क्या बोलते हैं डिसेंडिंग करना है तो इसको खोल देंगे, और जब हमने अपने आप को स्टॉप करना है, रोकना है कहीं पे, तो इसको बंद कर देंगे सर, फिर ये बंद हो जाएगा। और बाकी ये जंगल नाइफ है, इसका यूज तो बताइए सर। और ये रॉक पिटॉन है, ये किस लिए होता है सर? जैसे हमने क्लाइंब वगैरह करना है ना तो उसमें गाड़ते हैं सर हम इसको, फिर इसके से चढ़ते हैं फिर। और ये हैम्बर है, रॉक हैम्बर है। और ये हमारे पास नी पैड है, और ये एल्बो पैड है। और ये ट्रैकिंग शूज है सर, ये स्पेशली होते हैं सर, ट्रैकिंग के लिए होते हैं। और ये 3 टाइप के हमारे पास हेलमेट है, ये क्लाइंबिंग के लिए यूज करते हैं हम। जब हम रात को काम करना होता है फिर हम ये येलो वाला यूज करते हैं सर, ताकि इसका जो लाइट है, मतलब कि जो बचाव करता है ना, उसको ये जाहिर कर देता है कि भी वहाँ पे कोई काम चल रहा है। इसको हम डे में यूज करते हैं। डे में, ये भी डे में, और ये ब्लू दोनों डे में। ये क्लाइंबिंग के लिए, ये क्लाइंबिंग के लिए, ओके। ये वर्क करने के लिए, ओके, ये दोनों वर्क के लिए, ठीक है। और उधर हमारा CPR मास्क है, जब किसी का CPR देने की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम इसका यूज करते हैं। बाकी इसमें हमारी ट्रेंगुलर बैंडेज होती है, जब भी हमने विक्टिम को मतलब कहीं पे चोट लगी होती है तो इससे इसको वो करते हैं सर, स्केयर करते हैं। और ये हमारे पास सर्वाइकल कॉलर है, ये एडजस्टेबल होता है। और ये हमारे पास, ये तो आपने देखा होगा, ये तो आम इस पे यूज करते हैं। हाँ जी सर। और ये हमारे पास रोप लॉन्चर है सर। अच्छा, ये रॉप लॉन्चर है, जी सर। इसके थ्रू हम इस जो मतलब ये, और एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने इधर से इधर को पहुंचाना है सर, तो ये इजीली पहुंचा सकता है इससे। जी सर। बाकी ये हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे पास। और जैसे CPR मास्क आप दिखा सकते हो कि नहीं? बंद है, दिखा सकते हैं सर। ये इस तरह से होता है, इस तरह से, मतलब इसको इस तरह से लगाएंगे हम विक्टिम के मुंह पे ऐसे करके। जो उसका माउथ और नोज है ना सर, वो इसके अंदर आना चाहिए। और एक हम लंबी सी सांस लेंगे और इसमें डालेंगे, फिर वो उसके मुंह में चली जाएगी। नॉर्म्स के बारे में डिजास्टर का जो हमारा हम रोड का यूज करते हैं, तो हम नॉर्म्स का यूज करते हैं जिसके कैजुअली मानने के लिए। तो नॉर्म्स के बारे में बताइए। सबसे पहले हमारे पास ये देखिए जो यूज करना है, उसमें अगर कुछ भी नहीं है, हमने वहाँ पर फिगर अच्छा इसीलिए वहाँ पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ऐसे इसके माध्यम से क्या जो मैंने आपको बताया एंकर में भी यूज करते हैं। एंकरिंग करने के लिए
और साथ में हमने कैजुअलिटी को निकालना है तो अब हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास है रिस्क नॉट का जो हमारा मेन रहता है, जब हमने कोई भी औरत से बचाव कार्य करते हैं तो दौरान हमारे पास जो रास्ता है वो शॉर्ट करके तो उस दौरान अगर हमने उसको एक्सटेंड करना, उसको बढ़ाना है तो उस दौरान हम रिस्क नॉट करते हैं। इसमें मेन रहता है हमारा जो रास्ता है वो बराबर सेम मोटाई का हो, एक समान रास्ता हो, एक मोटाई का, एक बराबर मोटाई का हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चेयर नॉट का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी रखा है। चेयर नॉट को माध्यम से इस तरीके से हम इजीली कैजुअलिटी को निकाल सकते हैं। वो लाइन जैसे हमने रेस्क्यू भी कर रहा है इसको एंटर करके यूज करते हैं, या हमारा जैसे गाइडलाइन वगैरह यूज करते हैं या निकालने के लिए पहले तो जैसे हमने जो हमारे समान मोटाई के रस्से थे उसके लिए हमने यूज किया। अब हमारे पास एक ही मोटा रस्सा है, एक पतला रस्सा है, तो उस दौरान हमने जो रस्से को एक्सटेंड करने के लिए बढ़ाना है कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं अगर हम जैसे क्लोज लगाते हैं या 2 लाइन लगाते हैं तो एंकर करने के लिए उस रस्से को हमें निकालने के लिए पॉइंट पे जाना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमने वहाँ से कैजुअलिटी को निकालना या खुद निकलना है और उस रस्ते के साथ में निकालना है, वहाँ से निकालना है। ये मतलब इसमें डबल लाइन करके या हमारा जो रास्ता है ज़्यादा फिसलन ना हो उस तरह हम डबल कर सकते हैं। जैसे हम स्टिचिंग में स्लिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं या कुल्ली वगैरह करने के लिए कुल्ली वगैरह यूज करने के लिए वो लंबा लगाया जाता है। हमारा हाथ का हमारा जो हमारी नॉर्मल है उनको अगर हमने स्टोर करना तो हम हाथ के साथ भी करते हैं या तो हमारी जो हाथ के साथ यूज भी कर रहा है। यदि हमारे पास उस दौरान नेचुरल हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है और हमारे पास मैन पावर उस दौरान हम कैजुअलिटी को इजीली निकाल सकते हैं। अगर 2 से 3 एक साथ इजीली नहीं नेक्स्ट हमारा टीम नंबर क्या है, जैसे लकड़ी का थैला उसको हमने चेंज करना उस दौरान हम पहले टीम नंबर का प्रयोग करेंगे और साथ में पहले लाया था मैंने यहाँ से तो इसका प्रयोग उस लकड़ी के जो थैले को इजीली निकाल सकते हैं वहाँ से या खिसका सकते हैं, कहीं अदर जगह शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लोज जो मैंने अभी बताया क्लोज के जैसे हम एंकर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो स्ट्रेचर वगैरह की जो लैशिंग होती है स्ट्रेचर वगैरह की जो हम लैशिंग करते हैं उसमें हम क्लोज का प्रयोग करते हैं। सर हमारे वैसे तो नॉट्स और भी है पर अभी जो मेन जो हमारी यूज होती है डिजास्टर पर्पस सर जब कोई जो नॉट लगाते हैं जो मैक्सिमम लगती है तो वो ऐसे भी नॉट आप लगा के दिखा सकते हैं जैसे जी 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 अच्छा जैसे ये रोड जी इसमें फसल बना दिया गया ओके जो यहाँ पे गैप बना है रस्से को निकाल लेंगे इस तरीके से हमारा लोग बन जाए। ठीक है इसको अगर हमने हॉट वाटर से करना है तो हम यहाँ पे इसको इस तरफ दूसरी साइड क्या कहते हैं यहाँ पे हम भी लगा सकते हैं इसको हॉट वाटर से करना है। ठीक है इससे आपका जो रस्सा है जो सब बचा रस्सा था वो भी मैरी है। थैंक यू सो मच।